अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज़ इफ्रिक 1। इफ्रिक 1 हमने बचपन में I-16 में एसेट को जब हम इनिशियली मेजर करते थे तो उसमें तीन चीज़ें थी। कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यानी कि ये परचेज रिलेटेड, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। तो ये जो एरिया था इसमें हम क्या करते थे, लेट से हम 1/1/15 पे खड़े हैं, 10 साल के बाद 31/12/24 पे हमने इसको डिसमेंटल करना है। यानी कि आज मैंने एक जगह पे एसेट इंस्टॉल किया, मैंने उसको 10 साल के बाद डिसमेंटल करना है, तो उसके ऊपर 10 साल के बाद एक कॉस्ट लगेगी। आज के दिन उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेते थे, उसको एसेट में ऐड करते थे। बेसिकली हम क्या करते थे, हम I-16 में हम ये एसेट में इसको ऐड करते थे। दूसरी साइड कहाँ पे लेकर जाते थे, प्रोविजन में। यानी कि हमारी एंट्री होती थी एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। I-16 में हम इसको ऐड कर देते थे एसेट में, और प्रोविजन को ले जाते थे I-37 में। ओके, अगर आप गौर करें तो ये प्रोविजन कैलकुलेट करने में हमारी तीन चीज़ें लगी हैं। एक अमाउंट है, एक रेट है, इन तीनों की हमने ली है प्रेजेंट वैल्यू। तीन चीज़ें हमारी लगी हैं जिससे हमारे पास एक आंसर है। हमने एंट्री की एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। लेट से कि 10 साल के बाद इसने 10 लाख लगना है, आज इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 8 लाख है। अब ये एंट्री कर दी हमने, I-16 में एसेट ऐड हो गया, I-16 एसेट में ये कॉस्ट ऐड होगी, हम एसेट को यूज़ कर रहे हैं, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। जो दूसरी साइड है 37, वो हमने प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली। इफ्रिक 1 क्या कहता है, वो कहता है कि ये तीन चीज़ों को यूज़ करके जो आपके पास प्रोविजन आई है, इन तीनों में नेक्स्ट किसी भी ईयर में अगर चेंज आता है तो मैं अकाउंट फॉर करूंगा। एक हिस्सा एसेट में ऐड हुआ, I-16 में गया, उसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको हमने डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, डेबिट साइड उसकी चलती रही। प्रोविजन दूसरी तरफ हम एक तो इसको अनवाइंड करेंगे, हमें पता है 10 साल के बाद इसने 10 लाख इंकर होना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको अनवाइंड करेंगे, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम का इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे उसी रेट के साथ जिससे हमने इसको डिस्काउंट किया है। तो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट डेबिट होगा और ये प्रोविजन क्रेडिट होगी। तो 10 साल के बाद ये 10 लाख पे पहुंचेगा तो हम प्रोविजन को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर किसी भी साल में इसमें चेंज आता है, इसमें किसी भी साल में चेंज आता है, उस चेंज को कैसे टैकल करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए है इफ्रिक 1। ओके, अब चेंज आना है। देखें इस एंट्री में क्या चीज़ें थी, दो चीज़ें, एक एसेट था, एक प्रोविजन था। अगर इसमें चेंज आ रहा है तो ये जिसमें ऐड हुई थी वो था एसेट,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट किस मॉडल पे है, कॉस्ट है या रिवैल्यूएशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर प्रोविजन में चेंज आता है और एसेट अगर कॉस्ट मॉडल पे हो, फिर हमने इसको क्या करना है। कॉस्ट मॉडल पे एसेट है, हमने डे 1 पे इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, एसेट डेबिट करना है, प्रोविजन क्रेडिट करनी है। अब एसेट हमारे पास कॉस्ट मॉडल पे है, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल मैं 1/1/15 पे खड़ा हूँ, एसेट की जो कॉस्ट है वो 20 लाख है, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है 5 लाख, 5 साल के बाद है और रेट है 10%। इसकी मैं आज प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ, लेट से ये 4 बनती है। एसेट मेरे पास आ जाएगा 20 + 4 पे, ये हो गया 24 और प्रोविजन हो गई 4 के साथ। अब जब हम जाएंगे 31/12/15 के ऊपर, एसेट के ऊपर होगी डेप्रिसिएशन 24, लेट से 6 साल इसकी लाइफ है, 4 हो गया। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ गई 24 - 4 20। प्रोविजन के साथ क्या हुआ, 4 का 10%, एंटी इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 4.04, ये दोनों की कैरिंग अमाउंट आ गई है। अब ईयर एंड पे डाटा चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी अमाउंट 5 मिलियन नहीं, अमाउंट 6 मिलियन है, तो ईयर 5 थे, 1 गुजर गया, टाइम अपडेट कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रेट चेंज नहीं हुआ, अगर रेट चेंज होता तो अपडेटेड रेट ले लेते। रेट 10% है, अमाउंट कितनी हो गई, 6 हो गई। इस डाटा को यूज़ करेंगे, इस डाटा को यूज़ करेंगे। इस डाटा को यूज़ करने से लेट से कि हमारे पास प्रोविजन आ जाते 4.5। इसका मतलब जो मेरी बुक्स में पहले प्रोविजन आ रही है, आज जब मैंने उसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि उन तीनों चीज़ों में से टाइम, रेट और अमाउंट में से कुछ चेंज हुआ, मैंने उसको कैलकुलेट किया, अमाउंट बढ़ गई। इसका मतलब प्रोविजन तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी। 4.5 - 4.04 से 0.46 दूसरी साइड क्या होगी, एसेट होगी। इसी तरीके से अगर किसी सिनेरियो में प्रोविजन कम होती है, लेट से यही अगर कम हुई होती, तो दूसरी साइड क्या होगी, एसेट होगी। इसका मतलब है कि अगर प्रोविजन में ऑनवर्ड कोई चेंज आता है, प्रोविजन में कोई रद्दोबदल होता है, किसी भी चीज़, इन तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज होती है, हम उसकी उस दिन उस डाटा को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। हम देखें कि हमारी बुक्स में आज कितनी प्रोविजन आ रही है, उस चेंज के साथ उस प्रोविजन को कंपेयर करेंगे, मतलब जो कैरिंग अमाउंट है और जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे। ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका जो इंक्रीज डिक्रीज है, प्रोविजन को तो मैं डेबिट क्रेडिट कर दूंगा, जैसे यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। दूसरी साइड क्या होगी, इसकी एसेट होगी। अगर इंक्रीज होता है प्रोविजन तो बढ़ जाएगी, एसेट भी बढ़ जाएगा। अब ऑनवर्ड एसेट कितने का हो गया, 20 जमा 0.46, 20.46, ये एसेट हो गया। प्रोविजन कितना हो गया, 4.5। ऑनवर्ड जो है ये डेप्रिशिएट होगा और इस पे फाइनेंस कॉस्ट आएगी अनवाइंड। यानी कि जब हमारा इंक्रीज डिक्रीज आएगा, हम प्रोविजन को डेबिट क्रेडिट करेंगे, उसकी दूसरी साइड एसेट हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब ये हो जाएगा तो एसेट एक अपडेटेड वैल्यू पे पहुंच जाएगा, प्रोविजन भी एक अपडेटेड वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अगले साल के एंड पे हम अपडेटेड वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे और अपडेटेड वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अनवाइंड करने के लिए। तो ये हमारा कॉस्ट मॉडल है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। इफ्रिक 1 में ये 2 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा।
कॉस्ट मॉडल का सवाल है, ये एडवांस रिपोर्टिंग से 2 सवाल लिए हुए, कॉस्ट मॉडल है और रीवैल्यूएशन मॉडल है। इस सवाल पे आते हैं, इसका नहीं लगा हुआ, इस सवाल पे आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं कि इसमें क्या होना है। चल रहे अभी जो हमने लॉजिक सीखी उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं जी वर्कआउट कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट और डीकमीशनिंग, यानी कि प्लांट की कॉस्ट और प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट वो जानना चाह रहा है 30 जून 2016 पे, 30 जून 2016। ओके, वाइल्ड पावर लिमिटेड रनिंग का कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, पाकिस्तान में ही चला रही है। कंपनी ने प्लांट बिल्ड किया है एक एरिया में, ठीक है जी। कंपनी ने साइन किया 20 साल का एग्रीमेंट। हमारे पास कुछ डेटा आ गया, ईयर्स हैं 20 साल, और सिग्निफिकेंट पोर्शन यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। कंपनी ने उस जगह को रीस्टोर करना है, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, प्लांट ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की 1/7/15 को। एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई हैं वो 1/7/15 को हुई है। हमने कहाँ पे जाना है, 30/6/15 तक, ओके, यानी कि 1 साल का टाइम है। और उसकी पॉलिसी है कि एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखना है। उसकी पॉलिसी है एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखना है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट 6570, कॉस्ट है 6570। देन रेजिडुअल वैल्यू है 320, रेजिडुअल वैल्यू है 320। देन इनिशियल एस्टिमेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग जब हम करेंगे तो वो कॉस्ट है 780, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है जी 780, ओके। हाउएवर सच एस्टिमेट वाज रिव्यूड ऑन 30 जून, 30 जून पे ये रिव्यू हुआ और अमाउंट हो गई 1021। यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। हम जब 30 जून 2015 पे पहुँचेंगे उस दिन ये अमाउंट हो गई है 1021। जब हम उस डेट पे जाएंगे तो उस वक्त इसको देखेंगे। आगे क्या है जी, कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है जी, ओके। रिस्क फ्री रेट आज 8% है और साल के एंड में 6% है। आज रेट है जी 8% और साल के एंड पे रेट हो जाएगा 6%। ये क्वेश्चन का डाटा है। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। हम कहते हैं जी डेट, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एनबीवी कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोविजन। 4 कॉलम बना लेते हैं, ओके। हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। हमारे पास एसेट 1/7/15 पे एसेट अवेलेबल है। कितनी कॉस्ट पे, 6570 प्लस इसमें प्रोविजन ने ऐड होना है। आज के दिन हमारे पास डीकमीशनिंग की ये वैल्यू है, रेट ये है और टाइम ये है। हम इसको डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1.08 रेज़ टू पावर -20 इंटू 780, 167.35। ये आंसर आ गया जी 167.35। इसमें ऐड हो जाएगा 167.35। इसमें हम ऐड करते हैं 6737 6737.35 और ये हो गया 167.35। यानी कि हमने सबसे पहला जो काम करना है वो उस दिन, जिस दिन डीकमीशनिंग कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसकी लेनी है प्रेजेंट वैल्यू। एंट्री हमने क्या की, इसकी एसेट डेबिट
167.35, प्रोविजन क्रेडिट 167.35। ओके, ये हमने एंट्री की, एसेट में इसको ऐड कर दिया और प्रोविजन में ले आए। अब जब नेक्स्ट एक्टिविटी होनी है, जब ये फॉर्मेट बना लेंगे, हमने उस डेट पे जाना है। लेट्स से ये 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, तो हम वहाँ तक इसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे, इसको अनवाइंड करते रहेंगे। इस सवाल में ये एक्टिविटी अगले साल के एंड पे है, 30 जून 2015 पे। तो सबसे पहले हम अपने एसेट को वहाँ पे लेकर चलते हैं। हम यहाँ पे इसको करेंगे डेप्रिशिएट। मेरे पास है 6737.35, रेजिडुअल वैल्यू है 320 डिवाइडेड बाय 20। स्ट्रेट लाइन मेथड है, -320 डिवाइडेड बाय 20, 320.86। ओके, 6737.35 माइनस आंसर 6416.48। ओके, 167.35 के साथ रेट था 8%, 13.39। अनवाइंड एंट्री क्या होगी? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट जमा 167.35, 180.74, 180.74। तो जैसे ये 30 जून डेट थी, हमने 30 जून तक, अगर लेट्स से कि 2-3 साल होते, हम हर साल डेप्रिशिएट करते, हर साल अनवाइंड करते, अनवाइंड की एंट्री करते, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते, हमारे पास कैरिंग अमाउंट दोनों की आती रहती। अब हम पहुंच गए 30 जून 2015 पे। 30 जून 2015 पे उसने कहा जी कुछ चीज़ें चेंज हुई, हमने उन चेंज चीज़ों को देखना है। आज हमारे पास अमाउंट आ गई है 1021 और हमारे पास रेट आ गया है 6%। टाइम यहाँ पे बाकी बच जाएगा, टाइम 20 साल टोटल था, 1 साल हम यूज़ कर चुके हैं, तो 19 साल टाइम हो गया। अपडेटेड सारा डाटा यूज़ करके मैं इसकी लूँगा प्रेजेंट वैल्यू 1.06 रेज़ टू पावर -19 इंटू 1021, ये हो गया 337.45, 337.45। अब अगर देखें मेरे पास बुक्स में आ रही है 180.74, आज इसकी अपडेटेड वैल्यू आ रही है 337.45। तो मुझे अपनी प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा, 180.74 को 337.45 पे लाना पड़ेगा, तो 156.71 मुझे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मैं उस वैल्यू पे पहुंच सकूं। एंट्री क्या करूंगा? प्रोविजन तो मेरी बढ़ गई 156.71 से, और दूसरी साइड में क्या कर दूंगा? एसेट डेबिट कर दूंगा 157.71, 156.71, प्रोविजन भी बढ़ गई 6416.71 जमा 156.71, 6573.42। अब मेरे पास ये अपडेटेड वैल्यू और ये अपडेटेड वैल्यू, 30 जून पे कैरिंग अमाउंट्स आ गई, नेट बुक वैल्यूज आ गई। ओके, अब ऑनवर्ड लेट्स से कि मैं 30 से 16 पे जाता, तो मैं अब डेप्रिशिएट करता इस अमाउंट को, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करता, प्लस 337.45 अपडेटेड आज रेट क्या हो गया है? दैट इज 6%। ये डेप्रिसिएशन इससे लेस हो जाती है, इसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट अनवाइंडिंग एंट्री। इसी तरीके से हम चलते रहते हैं। फिर अगले किसी साल में जाके अगर प्रोविजन में कुछ चेंज होता, अगेन उसकी अपडेटेड वैल्यू, उस दिन जो अपडेटेड वैल्यू, एक तो टाइम अपडेट हो जाएगा कि यार टोटल टाइम इतना था, इतने माइनस हो गए,
रेट फिर उस दिन जो होगा वो आ जाएगा, अमाउंट जो उस दिन होगी वो आ जाएगी, यानी कि अगले टाइम पे जाके हम अपडेटेड वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आएगी, हम देखेंगे हमारे पास बुक में कितना आ रहा है उसको कंपेयर करेंगे, या तो वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, उसको हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। दूसरी साइड कॉस्ट मॉडल में क्या होगी, एसेट होगी। तो ये हमारा कॉस्ट मॉडल का सवाल है इफ्रिक 1 का, जिसको हमने अटेम्प्ट किया। अब हम चलते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे। जैसे अभी हमने ये देखा है उसी तरीके से हम रिवैल्यूएशन के सवाल को देखते हैं। रिवैल्यूएशन जैसे हमारी प्रोविजन कम या ज़्यादा हुई, कॉस्ट मॉडल अगर ये है प्रोविजन कम हुई या ज़्यादा हुई, ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, एसेट की। रिवैल्यूएशन मॉडल की अगर बात करें, प्रोविजन जब कम होगी या ज़्यादा होगी ये एडजस्ट होगा रिवैल्यूएशन के। यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं थी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट थी, तो उसके एडजस्ट किया। यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि प्रोविजन इंक्रीज डिक्रीज तो जब होगा। लेट से अगर रिवैल्यूएशन नहीं आई, सरप्लस लॉस नहीं पड़ा हुआ, तो कॉस्ट मॉडल लग रहा है जिस दिन रिवैल्यूएशन आ गई उससे ऑनवर्ड जब प्रोविजन कम होगी या ज़्यादा होगी, हम रिवैल्यूएशन के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज कॉस्ट के अगेंस्ट जाता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में उसका इंक्रीज डिक्रीज प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है। इसको अब देखते हैं सवाल में। सवाल में ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास सवाल है जी, इसमें काफ़ी सारे ईयर्स हैं। WML हैज़ इंस्टॉल्ड अ प्लांट इन 2005 फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गार्बेज कलेक्टेड। ठीक है, उसका अग्रीमेंट है हुकूमत के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्लॉट जो मिलेगा वो मिलेगा 10 साल। पहली चीज़ आ गई मेरे पास 10 साल। यहाँ पे मैं डाटा लिखता हूँ, टाइम आ गया 10 साल। WML हैज़ अग्रीड टू रीस्टोर, उसने इस जगह को रीस्टोर करना है। प्लांट की कॉस्ट है 80 और रीस्टोरेशन कॉस्ट है 10। एसेट की कॉस्ट है 80 और डी कमीशनिंग कॉस्ट है 10। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेजर इट्स प्लांट मशीनरी यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। मॉडल कौन सा है, रिवैल्यूएशन मॉडल। When the plant commenced its operation on April 1st 1/4/2005, इस दिन प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। प्रीवेलिंग मार्केट रेट 10%, रेट है 10%। 31 मार्च 2007 नेक्स्ट एक्टिविटी हुई। 31 मार्च 2007, अभी हम खड़े हैं 1/4/5 पे। 31 मार्च 2007 पे प्लांट वाज रीवैल्यूड, फेयर वैल्यू आ गई 70। इसी दिन हमने रीवैल्यू करना है, ओके। फिर 31 मार्च 2009 पे मार्केट का रेट बढ़ गया। 31 मार्च 9 पे रेट हो गया 9%, देन नहीं 12%। 31 मार्च 2009 पे रेट हो गया 12%। आगे चलते हैं, 31 मार्च 2011 एक और
चेंज आ गया। 31 मार्च 11 पे क्या हुआ है जी, 31 मार्च 11 पे जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है वो चेंज होगी, डीकमीशनिंग कॉस्ट, दैट इज़ 14। यूजफुल लाइफ प्लांट 10 साल है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द प्रायर ईयर्स, ओके। तो ये हमारे पास डाटा है, इसका मतलब हम इस डेट पे खड़े, वर्किंग करके हमें इस डेट पे आना पड़ेगा, उसके बाद हमें इस डेट पे आना पड़ेगा, उसके बाद हमें इस डेट पे आना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं हम। पहला जो कॉलम लिखते हैं दैट इज़ डेट, इसके दो हिस्से बना लेते हैं, ओके। डेट, डिस्क्रिप्शन, नेटबुक वैल्यू। अब हमारे पास प्रोविजन के साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है। वहाँ पे कॉस्ट मॉडल था पिछले सवाल में, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो यहाँ पे सरप्लस भी आएगा। अब मेरे पास जो क्रक्स है वो ये डाटा है, मैं इसको फॉलो करता जाऊँगा और इसको यूज़ करता जाऊँगा। तो 1.4.5 पे 1.4.5 पे कॉस्ट जो है वो है 80 प्लस, अब मेरे पास डाटा है, मैं इस डाटा को यूज़ करूँगा। डीकमीशनिंग कॉस्ट है 10, 1.1 रेज़ टू पावर 10, मेरे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 1.1 रेज़ टू पावर -10 इंटू 10, 3.85। 3.85 आ गई, मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे 3.85, इसका मतलब 83.85, 3.85 और अभी सरप्लस में कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी किस डेट को हुई, 31 मार्च 2007। इसका मतलब पहले मुझे अपने एसेट को उठा के, यानी कि ये जो मैंने लिखा है इसको सारी एक्टिविटी परफॉर्म करके 31 मार्च 2007 पे पहले आना है, फिर हम फेयर वैल्यू को देखें। तो सबसे पहले हम 31 मार्च 2007 पे आते हैं। 31 मार्च 6, डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, 10 साल लाइफ है, तो 8.385, ओके। 10% रेट है 0.385। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। देन हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। 83.85 माइनस 8.385, 75.465, 3.85 प्लस 0.385। हेलो भाईजान, ख्याल करो, हाँ बार बार हो रहा है। 4.235, 4.235। ये हम फर्स्ट ईयर के एंड पे आ गए। हम आते हैं अगले साल पे, यही डेप्रिसिएशन हो जाएगी और यहाँ पे 10% लगाएंगे तो 0.4235, 4.235 प्लस 0.4235 फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इसको 2 डिजिट कर लेते हैं, 4.66। इसको भी 2 डिजिट कर लेते हैं, 75.465 माइनस 8.385, 67.08। 31 मार्च 2007 पे आ गया जी। 31 मार्च 2007 पे उसने कहा है फेयर वैल्यू है 70। इसका मतलब है हमें पूरा रिवैल्यूएशन का साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि
I16 में जब रिवोल्यूशन करते थे तो हम डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते थे। नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड से हम अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, एसेट क्रेडिट करेंगे तो एसेट यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठा के हमने यहाँ पे लाना है, इसका मतलब मुझे एसेट 2.92 से बढ़ाना है। ये आ गया रिवोल्यूशन सरप्लस, यहाँ पे आ गया 2.92। तो 31 मार्च 2007 पे हमने रिवोल्यूशन की, मेरे रिवोल्यूशन के कॉलम में भी डाटा आ गया, ये अपडेटेड है, ये भी अपडेटेड होगी। अब यहाँ तक मैंने कर लिया, मैंने ये ईयर भी कर लिया। अब मैंने आने 31 मार्च 2009 के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले मुझे अपने एसेट को 31 मार्च 2009 पे लाना पड़ेगा। मैं पहले आता हूँ 31 मार्च 8 पे डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास अपडेटेड लाइफ है, 2 साल हो गए मैं इसको डेप्रिशिएट कर चुका हूँ। देन रेट अभी मेरा 10% ही चल रहा है। 70 डिवाइडेड बाई 8 डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8.75। 70 माइनस दिस 61.25। 4.06 इंटू 10%, 0.406, 4.06, 4.47। अब मेरे पास सरप्लस भी है। सरप्लस को क्या करते होते हैं, सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, यानी कि आप सरप्लस की पूरी साइंस भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 0.37 सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, 2.92 माइनस 0.37, 2.55। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हमने 31 मार्च 2009 पे आना है। पहले हम अपनी सारी कैलकुलेशन वहाँ तक लेकर जाएंगे। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन होगी 8.75, इसी तरीके से ये चार्ज होगा, यहाँ पे अपडेटेड आ जाएगा 4.5, क्योंकि जो रेट है वो अपडेटेड वैल्यू पे लगता है। 61.25 माइनस 8.75, ये आ गया 52.5, 4.47 प्लस 0.45, 4.92, 2.55 माइनस 0.37, 2.18। अब मैं उस डेट पे आ गया जहाँ पे मेरे पास अपडेटेड डाटा अवेलेबल है। इस दिन मैं क्या करूँगा, मैंने अपडेटेड डाटा, एक तो मेरे पास रेट चेंज हो गया, ओके, जो चीज़ चेंज हो जाए वो अपडेटेड हो जाएगी, रेट मैंने अपडेट कर दिया। आज मैं 31 मार्च 9 पे खड़ा हूँ। 1 2 3 4 साल मेरे गुजर गए हैं, 10 में से तो ये रह गए 6। टाइम को अपडेट कर लेंगे। अमाउंट अगर उसने चेंज नहीं की अभी तक तो अमाउंट हम पुरानी, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ रेट चेंज हुआ है। रेट चेंज होने का मतलब है कि बाकी चीज़ें पुरानी आएंगी। जैसे मैंने 10 पुराना उठा लिया, टाइम 10 साल उठा लिया। अब टाइम 10 साल यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि 4 साल ये डेप्रिशिएट हो गया, तो टाइम अपडेटेड आ गया। मैं इसकी करता हूँ प्रेजेंट वैल्यू 1.12 रेज़ टू पावर -6 इंटू 10, ये मेरे पास आ गई 5.07, 5.07। आज मेरे पास बुक्स में आ रही है 4.92। इसका मतलब मुझे प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा। 5.07 माइनस 4.92 मेरी बुक्स में आ रही है 4.92, आज प्रेजेंट वैल्यू होगी 5.07। 0.15 से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब है प्रोविजन क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट
रिवैल्यूएशन सरप्लस में से ये हो जाएगा डेबिट। आज मेरे पास आ रही है 4.92, लेकिन जब मैं प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू 1.12 माइनस 6 इंटू 10 5.07, ठीक है जी, ओके। यहां से डेबिट होगा, 5.07 हो गया। 2.18 में से मैं माइनस करूंगा 0.15, 2.03, तो हम 31 मार्च 2009 पे पहुंच गए। एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। 31 मार्च 2009, $2.55, ठीक हो गया। टू 2.92 को 8 पे डिवाइड किया हुआ है, परफेक्ट हो गया। 0.37, 5.12, डन हो गया जी, ठीक है। हमने अब किया क्या, अगर प्रोविजन बढ़ेगी, यहां पे देखें मेरे पास बुक्स में आ रहा है, हमने 6 पे अनवाइंड किया, ये आया, 7 पे अनवाइंड किया, ये आया, 8 पे अनवाइंड किया, ये आया, 9 एक मिनट, ज़्यादा तो नहीं कर गए, हमारे पास 4 साल है। 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। पहले साल 0.385, फिर 0.4235, फिर 0.406, फिर 0.45, तो हमारे पास ये आ गई प्रोविजन क्लोजिंग एंट्री। क्या करें हम, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, हमें पता है हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड में या रिवैल्यूएशन मेथड में, और एसेट क्रेडिट करते हैं। अब सरप्लस आया, वैल्यू बढ़ गई, ये WDV पे आ चुका था, तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट सरप्लस आ गया। जब हमें पता है सरप्लस आ जाता है, देन हम क्या करते हैं, हम सरप्लस को भी रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते होते हैं। 8 पे इसको हमने डिवाइड किया तो 0.37, यहाँ पे भी 0.37 कम हुआ, यहाँ पे भी 0.37 कम हुआ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। जब मैं 31 मार्च 2009 पे खड़ा था, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई थी, ये एसेट की कैरिंग अमाउंट, ये प्रोविजन, ये सरप्लस। आज मैंने जब अपडेटेड डाटा यूज़ किया तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू की 5.07, यहाँ पे आ रही है 4.92। इसका मतलब मुझे प्रोविजन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने प्रोविजन बढ़ाई, डेबिट कॉस्ट मॉडल में सरप्लस था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। अब इसका मतलब है यही स्कीम हम लेकर जाएंगे आगे 31 मार्च तक। पहले मैं 2010 की डेप्रिसिएशन करूंगा, फाइनेंस कॉस्ट, अब डेप्रिसिएशन इस पे, फाइनेंस कॉस्ट अपडेटेड वन पे, और जो रिमेनिंग लाइफ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस ने रिटेन्ड अर्निंग में जाना है, वो भी अपडेटेड लाइफ पे। इसी तरीके से 11 का करूंगा, 11 पे मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अब डीकमीशनिंग कॉस्ट हो गई 14, इसकी की मैं लूँगा प्रेजेंट वैल्यू। अब आखिरी अपडेटेड रेट है, और टाइम 2 साल और गुजर गया, तो 4 × 14, जो यहाँ पे आंसर आएगा प्रेजेंट वैल्यू का, उस दिन जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, इससे कंपेयर करूँगा, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ चार्ज होगी सरप्लस के अगेंस्ट। यहाँ पे जो एक बात है वो समझ लें, जैसे ये प्रोविजन सरप्लस में गई, अगर सरप्लस कम पड़ा होता, जितना अवेलेबल सरप्लस है उस पे चार्ज करें, बैलेंस P&L में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन 0.15 आई, सरप्लस पड़ा हुआ है 0.1, इसका मतलब सरप्लस में तो 0.1 जा सकता है, बैलेंस फिर कहां पे चला जाएगा? P&L में। ओके, फिर जब इसको रिवर्स करने की बारी आएगी, लेट्स से कि 0.1 में 0.1 सरप्लस कम हुआ था। सरप्लस कम होने का मतलब है ये बेसिकली रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। जब प्रोविजन अब कम होगी, प्रोविजन होगी डेबिट, लेट्स से 0.2 से, रिवर्स करते हुए सरप्लस को बढ़ाते हुए हमने क्या करना है? जितना हमने P&L में फेंका था रिवैल्यूएशन सरप्लस उतना रिवर्स होगा, बाकी चला जाएगा P&L में। मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट सबसे मेन है सीखने वाला। प्रोविजन कम हुई, प्रोविजन डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस में चला गया, वो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होगा, P&L में जाता रहेगा। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब प्रोविजन बड़ी, सरप्लस डेबिट हुआ। सरप्लस डेबिट होने का मतलब कितना सरप्लस हमने कम कर दिया। जब सरप्लस हमने कम कर दिया, नेक्स्ट ईयर में जब मूव करेंगे या नेक्स्ट किसी भी डेट पे जब ये चेंज होगा, तो हमने कौन सी अमाउंट रिवर्स करनी है? अगर प्रोविजन कम होती है तो रिवर्स कौन सी अमाउंट होगी? जितना P&L में पहले लॉस के तौर पे वो गया है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली पूरा लिखूं तो इस तरीके से हो जाएगा। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता देता हूं। मैं कहता हूं जी, किसी एक डेट पे ईयर 5 पे प्रोविजन बढ़ी, लेट्स से 45, इस दिन रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ था 45, वहां पे चला गया। ईयर 8 पे आके प्रोविजन कम हुई, कितने से? 90 से। स्टैंडर्ड कहता है जब प्रोविजन कम होगी और रिवैल्यूएशन सरप्लस में आएगा तो उतना रिवर्स होगा जितना वो P&L में गया था, बैलेंस आ जाएगा P&L में। इसका मतलब जितना हमने सरप्लस कम किया, इसका मतलब वो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस P&L में होता है। जब सरप्लस बढ़ेगा तो उतना बढ़ेगा जितना P&L में गया है। दिस इज द की पॉइंट। अगर ये समझ आ जाता है तो बाकी ये गेम तो आसान है कि आप एसेट को लेकर चल रहे हैं, रिवैल्यूएशन आई, फिर रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं, प्रोविजन को अनवाइंड कर रहे हैं, डाटा अपडेट होता है, प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है, वो सरप्लस के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। बट ये पॉइंट समझने वाली बात है कि प्रोविजन बड़ी, सरप्लस डेबिट यानी कि रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। अगली दफा जब प्रोविजन कम होगी, प्रोविजन डेबिट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना होगा? जितना P&L में गया होगा। इसी को हमने वाइस वर्सा का लेना है। पहले अगर प्रोविजन कम हुई, प्रोविजन डेबिट सरप्लस क्रेडिट, एक अमाउंट सरप्लस में चलेगी। जब अब रिवर्स होगा तो जितनी अमाउंट वहां पे गई थी उतनी रिवर्स होगी। ये वाइस वर्सा है। अगर ये पॉइंट आपको क्लिक हो गया तो समझे फिर रिवैल्यूएशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो इफ्रिक 1 का सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। पॉज कर दो।